हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। करंट अफेयर अब एक नए अवतार में। डेली करंट अफेयर दोस्तों ये भी डिजिटल बोर्ड पर अब से शुरू कर दिया जा रहा है और इसका आप लोग स्वागत कीजिए। आप लोगों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, इसको सपोर्ट कीजिए इस सीरीज को। डेली करंट अफेयर अब तक आता था पीपीटी मोड में, थोड़ा सा उसमें डिले वगैरह हो जाता था, लेकिन अब जब डिजिटल बोर्ड पर बनेगा तो ये टाइम पर आएगा और भी ज्यादा बेहतरीन कंटेंट के साथ। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, 2017 में ये चैनल बनाया गया था, करंट अफेयर पर फोकस्ड हो गया 2017 में ही ये चैनल। लेकिन सितंबर 2018 में जाकर के 3 सितंबर 2018 को मैंने डेली करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया था। पिछले 5 सालों से लगातार डेली करंट अफेयर की वीडियो में बना रहा हूं। अभी आज 3 अगस्त है, अगले महीने 3 सितंबर को तो एग्जैक्टली 5 साल पूरे हो जाएंगे डेली करंट अफेयर के। उससे पहले भी करंट अफेयर आती थी, लेकिन मंथली वीकली वगैरह आती थी। तो टोटल 1700 1750 ज्यादा एपिसोड हो गए हैं। पिछले साल से ही मैं सोच रहा था कि डिजिटल बोर्ड पर आऊं, लेकिन एक बार मैंने पोल करवाया था तो फिर कुछ लोग कहे कि नहीं सर, पीपीटी मोड सही है, तो वो कंटिन्यू किया गया। एक्चुअली में दोस्तों देखो, दिन में काफ़ी सारी क्लासेस लेनी होती हैं। जब काफ़ी सारी क्लासेस लेनी होती हैं तो जब पीपीटी मोड में इसको बनाना रहता है तो इसको मैं डिले कर देता था, चलो ठीक है रात में बना लिया करेंगे। दिन भर इधर बाकी क्लासेस होती थी, तो दिक्कत ये हो जाती थी कि रात में बनाने के चक्कर में उसका पूरा, क्योंकि जानते हो आप डेली करंट अफेयर बनाने में काफ़ी समय लगता है, एक्सप्लेनेशन उसका रहता है, डिटेल्स रहता है, कंटेंट रोज नया चेंज होता रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता था और वीडियो अपलोड होते होते वो 8 बज जाते थे, सवा 8 बज जाते थे। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि आप लोग का जो शेड्यूल बना रहता था सुबह पढ़ने का, मॉर्निंग में पढ़ने का वगैरह, इसको देखते हुए मैंने सोचा है डिजिटल बोर्ड पर इसको शुरू किया जाए, जिससे आप लोग को सही समय पर मिल जाए कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट मिल जाए कम से कम समय में। टाइम उतना ही लिमिट रहेगा, टाइम ज़्यादा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। 20 से 25 मिनट बहुत ज़्यादा करके जाएगा। बीच बीच में मैं कुछ सीरीजेस भी शुरू करा करता हूं इसी में, रिवीजन वाला, तो वो भी किया जाएगा आपका। तो बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। मेरा आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसको सपोर्ट कीजिए आप, ठीक है, जिससे मैं मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं और आपको सही समय पर ये प्रोवाइड कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि फॉर्मेट वही रहेगा सेम जैसा पुराना था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कल का क्विकली रिवीजन करेंगे जो कल हम लोगों ने पढ़ रखा था। निम्न में से कौन सा दिवस 1 अगस्त को मनाया गया? तो विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया, और साथ ही साथ और क्या मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मैंने आपको कल ही बताया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद रखिएगा। वॉर्सो में डब्ल्यूटीए का खिताब इगा स्वितेक ने जीता है, ये पोलैंड की रहने वाली है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल, ये कहां स्थापित किया गया? भारत में स्थापित किया गया है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी बन गए हैं शिवेंद्र नाथ, ठीक है। ये कल का क्विकली रिवीजन है, तो घबराओ मत, अभी डिटेल में बात करेंगे आज की करंट अफेयर। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बनेगा? तो वो मुंबई बनेगा। इसके अलावा सीईआरटी टीम ने अभी हाल ही में अकीरा नाम का एक रैंसमवेयर, इसके प्रति अवेयरनेस जारी किया है, अलर्ट जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभी असम में जाकर के वहां के एक विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। और अभी इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनको युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, तो उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन ये बेंगलुरु में आयोजित होगा, भारत में पहली बार हो रहा है। और अभी एशिया बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये कल के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर, वो भी डिटेल कंटेंट के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एमजेटी एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पर आपको हमारी ई बुक मिलेंगी। ई बुक मंथली वाली आ चुकी है जुलाई मंथ की, जो कल लॉन्च हो गई है, इसको आप जाकर के लीजिए। वीडियो कोर्सेज भी मिलेंगे और इस वीडियो की फ्री में आप क्विज लगा सकते हो, फ्री में पीडीएफ और बाकी चीजें पा सकते हो। अब से ये चीजें भी और पहले आपको मिल जाया करेंगी। बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने भारत के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया? तो देखिए जीआई टैग का क्वेश्चन है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने अभी हाल ही में 7 प्रोडक्ट को दिया है जीआई टैग। यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जीआई टैग तो मतलब आप जानते होंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी भौगोलिक संकेतक उत्पाद चिन्ह। तो ये दिया जाता है किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। इसके लिए एक संस्था है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री। हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, जीआई टैग ये दिया जाने की। अब देखिए ये कौन से 7 प्रोडक्ट हैं जिनको दिया गया है। तो जलेसर धातु शिल्प को दिया गया है, गोवा बबिंका को दिया गया है, गोवा मनकुराड़ आम को दिया गया है, बीकानेर काशितकारी शिल्प को दिया गया है, बीकानेर के उस्ता कला शिल्प को दिया गया है, उदयपुर कोफ्तकारी मेटल को दिया गया है, मेटल क्राफ्ट, और
जोधपुर के बंधेज शिल्प को दिया गया है। अब इसमें ये जो गोवा बेबिंका है और गोवा मनकुराड आम है, इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा स्पेशल है। एक्चुअली में आपको पता होगा ना कि गोवा को जब भारत आजाद भी हो गया था उसके बाद भी पुर्तगाली लोग जो है वो गोवा में बसे हुए थे, गोवा कब्जा करके बैठे थे। गोवा से उनको बाद में भगाया गया। तो जब वहां पर बसे थे तो कल्चर जो है आज भी वहां पर पुर्तगाली है। वहां आज भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लोग मतलब वहां पर भारी मात्रा में फैन फॉलोइंग है वहां पर। अभी एक मूर्ति भी स्थापित की गई थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वहां पर। चलो, मनकुराड आम जो है ना, ये वाला मनकुराड आम, गोवा मनकुराड आम, ये माल करोडा, कार्डोजो मनकुराड या कारोडो या गोवा मनकुर के नाम से जाना जाता है। ये इसके अन्य नाम है, अन्य नाम है वहां के रीजनल। पुर्तगालियों ने इस फल का नाम माल करोडा रखा था और माल करोडा धीरे धीरे बदलता बदलता नाम बदलता चला गया। ठीक है, लोग अपने अपने अनुसार नाम रखते चले गए। माल करोडा का अर्थ मतलब होता है खराब रंग। ठीक है, खराब रंग का आम। इसके अलावा बेबिंका की अगर बात करें तो गोवा डिजर्ट की रानी के रूप में इसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, गोवा डिजर्ट की रानी है बेबिंका, गोवा बेबिंका। ठीक है, तो इसको भी अभी जीआई टैग दिया गया है। इसे पारंपरिक इंडो पुर्तगाली हलवा कहते हैं, ये वहां का एक हलवा है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जलेसर धातु शिल्प जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जलेसर में बनाया जाता है। इससे पहले भी अभी हाल फिलहाल में कई प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के जीआई टैग मिले थे 7 प्रोडक्ट को रिसेंटली, 7 हस्तशिल्प को नहीं मिले थे। वैसे इस साल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के इसी साल 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। 7 प्रोडक्ट कौन से थे? अमरोहा ढोलक, कालपी हस्तनिर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा के गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी ताराकासी, संभल हान क्रॉप। अब ये 7 प्रोडक्ट थे। इससे पहले आपको पता होगा 4 और प्रोडक्ट को यूपी के ही जीआई टैग दिया गया था, जिसमें बनारस का पान, बनारस का लंगड़ा आम, इसके अलावा आदम चीनी चावल जो कि पड़ता है कहाँ का, चंदौली का होता है। इसके अलावा रामनगर भंटा, ये 4 प्रोडक्ट को दिए गए थे जीआई टैग। ठीक है, तो ये 4 प्रोडक्ट भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया। ये रिसेंट में दिए गए जीआई टैग है। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे, रटना नहीं है, आप ऐसे देखते चलो। 2-4 बार जब कभी और आएगा रिवीजन करवा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात है ये जीआई टैग की। जीआई टैग होता क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है? तो देखो, जीआई टैग अगर कोई प्रोडक्ट है वो किसी एरिया में, बहुत ही खास एरिया में, बहुत ही खास मात्रा में, एक बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता रहता है। तो जब ज्यादा मात्रा में वो प्रोडक्ट उत्पादित किया जाता रहता है तो वो फेमस हो जाता है। तो सरकार चाहती है कि जब वो वहां का वो चीज फेमस है और वहां के कृषक जो हैं वो उसका उत्पादन भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो क्यों ना उसका थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन किया जाए, उसकी ब्रांडिंग की जाए, क्योंकि वहां के लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं उसका उत्पादन करने में। तो ब्रांडिंग करने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। जीआई टैग देने से 2-4 और हिडन कह सकते हैं बेनिफिट्स होते हैं। जैसे इसकी ब्लैक मार्केटिंग रुक जाती है, लोगों को एक्चुअल में पता चल जाता है कि वहां पर मिलता है ये चीज और वहां का ये कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है। दूसरी बात, उसकी ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, उसका प्राइस फिक्स हो जाता है। प्राइस फिक्स हो जाने से लोग उस पर समझ लो कि धांधली नहीं कर पाते, ये भी एक प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग का ही हिस्सा है। इसके अलावा उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ब्रांडिंग हो जाती है, ख्याति बढ़ जाती है, तो वहां के किसानों को और मदद मिलने लगती है। सरकारें भी हेल्प करती हैं लोन वगैरह प्रोवाइड करने में, जिससे वो और अच्छे से उत्पादन करने लगते हैं। तो इसीलिए वो प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, इसके देने के लिए 1999 में एक बिल लाया गया था, 1999 में, भौगोलिक संकेत उत्पादक के लिए। इसके बाद 1999 का ये बिल जाकर के 2003 में एक्ट बना, 2003 में एक्ट बना। और पहला प्रोडक्ट जो बना वो है रहा दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, जिसे 2004 में मिला जीआई टैग, दार्जिलिंग की चाय को। ये बात आप जीआई टैग से बेसिक चीजें याद रखिएगा। 10 साल के लिए वैलिड रहता है, अगर किसी को जीआई टैग मिलता है तो 10 साल के लिए वो वैलिड रहता है। ठीक है, अगला, हाल ही में कौन फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक आधिकारिक हेडेड गोल करने वाले खिलाड़ी बने? अब सबसे ज्यादा ऑफिशियल हेडेड गोल ये करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्हीं के नाम सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी गोल करने का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा ऑफिशियल हेडेड गोल करने का भी रिकॉर्ड है। अब आप कहोगे ये हेडेड गोल क्या है सर? तो हेडेड गोल मतलब कभी कभी आप देखते होंगे ना, सर से मार देते हैं, सर से मार देते हैं और जाकर के गिर जाता है, उसमें गोल हो जाता है। तो हेड से, सर से गोल करने के मामले में भी ये सबसे आगे निकल गए हैं। इन्होंने 145 गोल ऐसे कर दिए हैं अपनी लाइफ में, वो भी आधिकारिक मैच खेलते हुए, जो
हेड से मारने पर गोल हुआ है और ये एक अद्भुत रिकॉर्ड है, इन्होंने अभी हाल ही में ये किया है। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम्स हाईएस्ट गोल स्कोरर विद हेडर्स, ठीक है, इन फुटबॉल हिस्ट्री, फुटबॉल के हिस्ट्री में क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 7 नंबर जर्सी पुर्तगाल के खिलाड़ी। तो सबसे ज्यादा ये किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं? जर्मनी के गार्ड मुलर का रिकॉर्ड तोड़े हैं, गार्ड मुलर का रिकॉर्ड तोड़े हैं। उनके नाम 144 था, ये 145 हो गए। इनके नाम टोटल इंटरनेशनल कैरियर में 839 गोल हैं। इस मामले में भी ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा दुनिया के इंटरनेशनल मैच में गोल करने वाले यही खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये हैं पुर्तगाल के, और पुर्तगाल की तरफ से जब वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं, लेकिन जब कहीं लीग मैचेस का मैच होता है तो लीग मैचेस के लिए इन्होंने सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है अल नासर, उसके साथ डील कर लिया है, उसके साथ डील हुआ है। तो ये क्लब मैच खेलेंगे अल नासर के साथ, और देश के लिए जब खेलना होगा तो फिर खेलेंगे पुर्तगाल की तरफ से। क्लियर है? सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने का। दूसरे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? लियोनेल मेसी के, और तीसरे नंबर पर है सुनील छेत्री अपने भारत के। अगला, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। कौन? पुनीत चंदोक। पुनीत चंदोक को अनंत माहेश्वरी की जगह पर नियुक्त किया गया है। यहां पर देखिए आर्टिकल है, माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंट्स पुनीत चंदोक एज ए कॉर्पोरेट वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया। इंडिया और साउथ एशिया में इनको नियुक्त किया गया है। साउथ एशियन कंट्रीज में अगर बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये सब आ जाते हैं। साथ ही साथ ये इंडिया का भी काम देखेंगे। किसकी जगह पर आए हैं? अनंत माहेश्वरी की जगह पर आए हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट बोले तो बिल्लू भाई बिल गेट्स वाली कंपनी, यानी कि बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की थी पॉल एलन के साथ मिलकर के। कब? 1975 में स्थापना की थी। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, इसी का प्रोडक्ट है विंडोज। आप विंडोज जो सुनते हो ना, इसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है विंडोज। ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति के साथ शीर्ष राज्य कौन सा है? एडीआर ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें बताया गया है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा करोड़पति विधायक हैं जिनकी, और साथ ही साथ एक और डाटा इन्होंने बताया कि किस राज्य में सबसे ज्यादा औसतन ज्यादा कमाई करने वाले करोड़पति विधायक हैं। तो इस मामले में कर्नाटक है टॉप पर। इनके विधायकों के पास एवरेज जो संपत्ति है वो ज्यादा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। एडीआर की रिपोर्ट में यह कहा गया है, एडीआर की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि किस राज्य में औसतन ज्यादा कमाई करने वाले, या कहें कि ज्यादा संपत्ति रखने वाले, ज्यादा बेटर पड़ेगा, ज्यादा संपत्ति रखने वाले विधायक किस राज्य में है, तो उसमें कर्नाटक है टॉप पर। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा करोड़पति विधायक कहां पे हैं, तब आप बताएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में दोनों चीजें क्लियर होती हैं। यहां पर देखिए, एट 14,359 करोड़ एसेट ऑफ कर्नाटका एमएलएज इज द हाईएस्ट अमंग ऑल स्टेट। तो सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में कर्नाटक के जो विधायक हैं उनकी औसत जो संपत्ति है वो सबसे ज्यादा है। औसत संपत्ति कितनी है? 64.39 करोड़। यानी यहां पर एवरेज अगर निकाला जाए तो सभी विधायकों में 64.39 करोड़ एक एक विधायक के पास जाएंगे, एवरेज अगर देखा जाए तो। ठीक है, टोटल इनके कितने विधायक करोड़पति हैं? 223 विधायक जो है इसके करोड़पति हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र में 284 विधायक हैं ऐसे जो करोड़पति हैं, लेकिन फिर भी ये लिस्ट में तीसरे स्थान पर। क्यों? क्योंकि इनका जो एवरेज आता है, एवरेज संपत्ति आती है वो 23.51 करोड़ है। लेकिन इसमें 223 ही विधायक हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन ओवरऑल अगर संपत्ति का एवरेज निकाला जाए तो 64.39 करोड़ है। दूसरे पर आंध्र प्रदेश है 174 विधायकों के साथ, इनकी भी एवरेज संपत्ति ज्यादा है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किया गया? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी, इस पुस्तक को लिखा है ऋषि राज ने। किसने? ऋषि राज के द्वारा ये लिखी गई है। देखिए, कुछ इस प्रकार से ये पुस्तक है, ऋषि राज ने लिखा है। कारगिल में जो हमारे सैनिक जो हैं वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके ऊपर ये किताब जो है, पुस्तक लिखी है। प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। कारगिल का युद्ध आपको पता है कि हम लोगों ने 1999 में जीता था, इसीलिए हम लोग 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1999 में ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो ऋषि राज ने ये पुस्तक लिखी हुई है। अब कुछ और पुस्तकें जो रिसेंटली चर्चा में आई हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज ने लिखा। मेमोरीज नेवर डाई, ये
डॉक्टर एम नसीमा मरैकयार, डॉक्टर वाई एस राजन, इन दोनों ने मिलकर के एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर लिखा है। एज द व्हील टर्न्स, इसको रंजीत प्रताप ने लिखा हुआ है। राग प्रकाश, इसको लिखा है डॉक्टर ओम प्रकाश कौल ने। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक, इसको लिखा है माइकल एस्क्राफ्ट ने। ये ऋषि सुनक के ऊपर लिखी गई है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रिज्म द एसेंशियल अबॉर्ड ऑफ रेनबो, ये लिखा है विनोद बंकारा ने। कलर्स ऑफ डिवोशन, इसको अनीता भरत शाह ने लिखा है। माया मोदी आजाद, इसको लिखा है सुधा पाई ने। इसके अलावा द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, इसको रूपा पाई ने लिखा है। और इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, इसको अशोक कुमार भट्टाचार्य ने लिखा है। और ए लाइफ वेल स्पेंट, इसको सतीश चंद्रा ने लिखा है। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें थी पिछले दिनों में जो आई थी चर्चे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया? तो चाइना ने दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन इसको एक्टिव कर दिया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी ये पवन टरबाइन है। पवन मतलब कि वायु, मतलब हवा, विंड। तो विंड ये टरबाइन है और इससे क्या होगा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। तो चाइना ने एक्टिवेट कर दिया है। देखिए ये क्या कह रहा है ना कि 36,000 घरों को एक साथ एक साल के लिए बिजली दे सकता है। ये इतना इसका पावर है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली पावर टरबाइन मानी जा रही है, विंड टनल मानी जा रही है। 16 मेगावाट इसकी क्षमता होने वाली है। तो ये फुटबॉल के मैदान की लंबाई के 2 गुने व्यास वाले इसमें रोटर ब्लेड हैं, जो ब्लेड नाचते हैं ना, जिसके बाद से फिर जनरेट होती है बिजली। तो चीन के फुजियान प्रांत में इसे लगाया गया है। अब चाइना आया है, चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे यहाँ पर ग्लोब में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है चाइना की तरफ। चाइना में अगर इसकी कैपिटल देखने जाओगे ना तो कैपिटल इसकी बीजिंग में, यहाँ पर ये इसकी कैपिटल है। चाइना की करेंसी युआन होती है, युआन या रेन में भी दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ का और यहाँ के प्रेसिडेंट तो आप जानते हो सी जिनपिंग है। अच्छा, एसएससी जेई का दोस्तों बैच आ चुका है और इसको लगातार लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। जीएस स्पेशल बैच है, ये टारगेट बैच है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत जबरदस्त वैकेंसी भी है, इसको मिस मत होने दीजिए। बहुत ही मस्त वैकेंसी है, समझ लो। इसके अलावा एसएससी जेईडी का भी बैच लाइव हो गया है। दोनों ही बैच जो है 1 अगस्त से लाइव हुए हैं। तो 1 अगस्त से इसमें क्लासेस चल रही हैं। तो जीडी वाले जो हैं उनके लिए ये कंप्लीट बैच है, सारा कुछ है इसमें। लेकिन एसएससी जेई वाले जो हैं वो जीएस स्पेशल बैच है, जीएस स्पेशल के लिए इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाइएगा, डिस्काउंट कूपन कोड वहां डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। कूपन कोड वगैरह अगर आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी काफी मिलेंगे वहां पर। एमजेटी ऐप पर ये मिलेगा। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने इटली के किस शहर को विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की? तो देखो, यूनेस्को ने अभी हाल ही में इटली का शहर है वेनिस, इसको अभी हाल ही में इसने कहा है कि विरासत खतरे की सूची में शामिल किया जाए इसे। ठीक है ना, यानी कि यूनेस्को रिकमेंडेड एडिंग वेनिस टू लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो डेंजर लिस्ट की साइट में इसे शामिल किया जाएगा। एनडीटीवी का आर्टिकल ये कह रहा है। यूनेस्को ने इसे क्यों शामिल किया है? क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब ये वेनिस जो है ये पड़ता है इटली में। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी समस्या हो गई है। ऐतिहासिक संरचनाओं को ये वहां पर दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। एक्चुअली में वहां पर बाढ़ वगैरह के मामले भी बहुत देखने को मिले थे। इस वजह से वहां पर जो विरासत है, जो धरोहर है, उनको नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो इसी को लेकर के यूनेस्को ने इसे विरासत खतरे की सूची में डालने की घोषणा किया है, सिफारिश किया है, कह सकते हैं एक प्रकार से। तो वेनिस जो है ये जाएगा इसमें। अच्छा, अभी यूनेस्को की एक मीटिंग होने वाली है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र होने वाला है। ये सितंबर महीने में होगा और ये सऊदी अरब के रियाद में होगा। तो जब यहां पर होगा तो इसी में डिसीजन लिया जाएगा, मतलब अगर इसको डालना होगा फाइनल तो उसी समय इसे शामिल किया जाएगा। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को मतलब कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है दोस्तों, 1945 में गठित किया गया था, जिससे जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है ना, उनको संरक्षित किया जाए। इसी के लिए यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम शुरू किया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसकी शुरुआत की। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जिन हेरिटेज साइट को रख दिया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संरक्षण किया जाती है यूनेस्को के पास। संरक्षण भी करता है, किसी और को छूने भी नहीं देता है। ठीक है, भारत के 40 ऐसे धरोहर हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गए। 40वां और 39वां याद रखना है आपको। रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना का है, तेलंगाना में स्थित है इसको। और धौलावीरा, धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन दोस्तों एक स्थल है, ये गुजरात में स्थित है। तो इन दोनों को शामिल किया गया। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि
हड़प्पा कालीन सभ्यता के कितने शहर या कहीं कितने नगरों को अभी तक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे केवल एकमात्र धौलावीरा। ये पहला और इकलौता ऐसा हड़प्पा कालीन नगर है जो इसमें शामिल है, यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल है। कहां पर है? गुजरात में है, याद रखना। ठीक है, चलो यूनेस्को हो गया। 1945 में स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सैन्य नर्सिंग सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसे? जनरल अमिता रानी को। जनरल अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। अब यहां पर देखिए आर्टिकल, मेजर जनरल अमिता रानी है, सॉरी, ये अमिता रानी है, इनको नियुक्त किया गया है एडिशनल डीजी ऑफ एमएनएस। एमएनएस मतलब मिलिट्री नर्सिंग सेवा या सर्विस। ठीक है, तो इसकी ये नियुक्त की गई हैं। ये दोस्तों कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी हॉस्पिटल से पढ़ी लिखी हुई हैं। इसके अलावा ये जाकर सिंगापुर में नेशनल हेल्थ केयर अकादमी में ना, ये सिक्स सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है। ये एक बहुत, समझ लो, एक प्रेस्टिजियस स्टेज होता है एजुकेशन का, इनका स्वास्थ्य और मेडिकल के डिपार्टमेंट में, खास करके आर्मी वगैरह के लिए ये जो लेती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होना पड़ता है कि सिंगापुर जा करके आप 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट हासिल करो, तो वो भी आर्मी में सेवा करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा, समझ लो, मोटिवेटेड होता है जो वो जाता है। तो 1983 में ये सैन्य नर्सिंग सेवा में नियुक्त किया गया था इन्हें। और आज ये मेजर जनरल अमिता रानी सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक बन गई हैं। क्लियर? नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में किस कंपनी ने वर्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो वर्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखो यहाँ पर पूरी तरीके से हम लोग कंपनी नहीं कहेंगे, एक्चुअली में ओपन एआई के जो जो इसके फाउंडर हैं ना, जो वर्तमान में सीईओ हैं, सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन, अल्टमैन, ये याद रखना, ये सीईओ हैं इसके, तो ओपन एआई के। इन्होंने दो और फाउंडर्स के साथ मिलकर के एक वर्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल भी है, ओपन एआई सैम अल्टमैन, यानी उसके सीईओ जो है, इन्होंने वर्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इससे देखिए होगा ये कि इनको, इनके द्वारा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम वितरित किया जाएगा लोगों को। एक लोगों को एक यूनिवर्सल आईडी प्रोवाइड की जाएगी, हर एक प्रकार के लोगों को। अभी तक क्या होता था, जो बिटकॉइन है, आप सबको जानते हो, ब्लॉकचेन के द्वारा ये जनरेट की जाती है, एक वर्चुअल करेंसी है। एक चीज और, भारत भी जो है अपनी वर्चुअल करेंसी लाया है, ई रूपी। लेकिन भारत की जो ई रूपी है वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल्ड है, मतलब वो एक प्राइवेट, एक अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल्ड है। लेकिन जो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन है, ये पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इसको जनरेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी इसकी माइनिंग कर सकता है, और इसके लिए कोई कोई अथॉरिटी भी नहीं है कंट्रोल करने वाली। आरबीआई वाला जो ई रूपी है वो पूरी तरीके से आरबीआई से करेगा कंट्रोल्ड। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम जो ये बनाएंगे, हम लोग वर्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं, इसके तहत हर एक व्यक्ति को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम विकसित किया जाएगा, एक आईडी बनाया जाएगा, जिसके थ्रू वो लोग क्या करेंगे, वो लोग का चाहे किसी के पास कितनी संपत्ति हो या ना हो, कितना भी हो, तो उसको बेकायदे हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे, ट्रैक भी कर पाएंगे, और इस प्रोजेक्ट के जरिए थोड़ा सा पारदर्शिता आएगी। तो वर्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट ये लॉन्च किए हैं सैम अल्टमैन। किसके साथ मिलकर के? ये एलेक्स एलेक्स ब्लानिया है और मैक्स नोवेंडरस्टन है, ये तीनों ने मिलकर के ये लॉन्च किया है। ठीक है, मुद्रा, क्रिप्टो मुद्रा परियोजना। तो क्रिप्टो करेंसी तो आपको समझ में आ गया, क्रिप्टो करेंसी मतलब वर्चुअल करेंसी। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किस खिलाड़ी, अच्छा, ये ओपन एआई आया है, तो इसको याद रखना, ये चर्चे में क्यों है, क्योंकि इसी ने बनाया है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी तो आप जानते ही हो कितना तगड़ा टूल है ये। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये टूल है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रोफेशनल फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की? तो दोस्तों अभी हाल ही में उरुग्वे के एक फुटबॉलर हैं डिएगो गोडिन। उरुग्वे के एक फुटबॉलर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उरुग्वे के खेलते हैं, 4 बार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं उरुग्वे की तरफ से, 600 से ज्यादा पेशेवर मैच खेल चुके हैं, और जिसमें ये 38 गोल कर चुके हैं, 10 खिताब जीत चुके हैं, जिसमें 2 यूरोपा लीग भी इनका शामिल है। डिएगो गोडिन।
क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस फॉर्मेट को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग शेयर कीजिए। थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए आपको अटपटा लग सकता है, जो लोग काफी दिनों से जुड़े हुए हैं पीपीटी माध्यम से हमारी आवाज सुनने को मतलब थोड़ा सा आदी हो गए हैं, वो थोड़ा सा चेहरा भी देखने का आदी बना ले अपने आप को। और थोड़ा सा 2-4 दिन अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन उसके बाद फिर देखिए, इसको शुरू करने का मेन मकसद यही है कि आपको टाइम पर वीडियो मिल पाए, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता है जब टाइम पर वीडियो नहीं जा पाती है तो। और मुझे भी प्रॉपर तरीके से समय मिल नहीं पाता है, रात में बनानी पड़ती है। और ऐसा ऐसा रहेगा तो यहाँ पर शाम को ही ये बन जाया करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में कभी भी आपको अपडेशन में कमी नहीं देखने को मिलेगी, क्वेश्चन हमेशा की तरह आपको अपडेटेड मिलेंगे, ठीक है। चलो, अब शुरू करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। बात करते हैं खुद की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है केरला। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया, तो ये मैंने पूछा था, तो ये अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी जो हैं इनको मिला था। कई लोग नीलमणि फूकन और दामोदर माउजो को आंसर किए थे, ये मत करना आंसर, ये दोनों को ये नहीं मिला था, इन दोनों को ज्ञानपीठ मिला था, ठीक है। अगला, एक और चीज करेक्शन कराना है थोड़ा सा। देखिए, करेक्शन क्या मतलब, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो मिसिंग वीमेंस हैं उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर जब रिपोर्ट पढ़ी अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, तो उनको पता लगा कि मध्य प्रदेश टॉप पर है। देखो, एक्चुअली में मध्य प्रदेश टॉप पर है, ठीक है, बात आपकी भी सही है। बाद में मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि क्या दिक्कत आई। एक्चुअली में ना, टोटल अगर देखा जाए, टोटल मिसिंग विमेंस प्लस गर्ल्स अगर देखा जाए, तब इसमें एमपी टॉप पर है। अगर केवल मिसिंग वीमेंस की बात की जाए, मिसिंग विमेंस की बात की जाए, तो इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र टॉप पर है। अब देखिएगा इसको, ये द वायर का आर्टिकल है, इसमें देखिए साफ तौर पे लिखा गया है कि 1,60,180 विमेन जो हैं ये मध्य प्रदेश की हैं जो मिसिंग हैं, जिसमें 38,000 गर्ल्स हैं, ठीक है, 2019 से 2021 के बीच में। और वहीं महाराष्ट्र में अगर बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट है नंबर ऑफ मिसिंग विमेन एंड गर्ल्स। अगर विमेन एंड गर्ल्स देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन 1,78,400 विमेन्स हैं, यानी इसमें 1,78,400 विमेन है, इसमें 1,60,000 है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन लिया था उसमें बताया था मिसिंग विमेन्स में कौन है टॉप पर। तो मिसिंग विमेन में अगर केवल पूछा जाए महिलाओं में, तब तो महाराष्ट्र है। महिलाओं और लड़कियों, लड़कियां मतलब कि जो कम उम्र की लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड भी हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो मध्य प्रदेश टॉप पर है। इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा, और अगर मान लो वहां पर लिख भी दिया गया तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। आज का क्वेश्चन यह है, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। इसके अलावा वॉक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर कौन सा था। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में। डिटेल कोशिश करना लिखने की, जिससे आपके कमेंट को और कोई अगर पढ़े तो उसको भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, इस फॉर्मेट को सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपको समय पर दे पाऊं और लोगों को जोड़ भी पाऊं, और आप लोग भी अच्छे तरीके का कंटेंट पा पाओ। इसमें और भी बहुत तरीके के कंटेंट आएंगे आपके लिए, ठीक है, आगे आने वाले समय में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।